नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। नेपाल में लगी आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं है। काठमांडू में अभी भी जगह जगह धुआं उठता दिखाई दे रहा है। हर तरफ तबाही के निशान हैं, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा है। फिलहाल कोई सरकार नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भाग चुके हैं। इसलिए आर्मी ने पूरे नेपाल को अपने कंट्रोल में लिया है। काठमांडू में कल सुबह तक के लिए कर्फ्यू है। लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया है। सरकारी अफसरों ने काम शुरू कर दिया है। आज चीफ सेक्रेटरी ने सभी मंत्रालयों के सेक्रेटरीज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग की। कल की हिंसा में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जो बिल्डिंग्स जलाई गई थी, जिस सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, उन्हें ठीक करने, सड़कों पर फैली गंदगी और मलबे को हटाने के निर्देश दिए गए। काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोल दिया गया है। कल काठमांडू में जो आगजनी और लूटपाट हुई थी, उससे आज आंदोलन करने वालों ने पल्ला झाड़ लिया। प्रोटेस्ट करने वालों ने कहा कि आंदोलन करने वालों के बीच कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए थे। उन्होंने आंदोलन को कमजोर करने के लिए आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की। अब काठमांडू में सफाई के साथ साथ सुलह की कोशिश भी शुरू हो गई है। काठमांडू की सड़कों पर सफाई का काम चल रहा है। जली हुई कारें, टूटे हुए बैरिकेड्स, खाक हो चुकी प्रॉपर्टी की राख बटोरी जा रही है। अब नेपाल को कौन चलाएगा, इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की जा रही है। जेन जी मूवमेंट में शामिल आंदोलनकारियों ने आज अगली सरकार के स्वरूप पर चर्चा की। अंतरिम सरकार की कमान किसे सौंपी जाए, इसको लेकर सुशीला कार्की, सुदान गुरुंग, बालेंद्र शाह और रवि लाचिमाने जैसे कई नाम चर्चा में आए। ये लोग कौन हैं, आंदोलनकारियों की पसंद क्यों है, इनको लेकर सेना का रुख क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि इस वक्त नेपाल में हालत क्या है। काठमांडू में जो आग कल शाम लगाई गई थी, वो आज भी सुलग रही है। पिछले 24 घंटों में नेपाल की सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जो कालिक पोती गई, उसे मिटाने में शायद कई बरस लग जाएंगे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये काठमांडू के सबसे आइकॉनिक 5 स्टार होटल हिल्टन की है। आंदोलनकारियों ने इस होटल को जलाकर खाक कर दिया। हिल्टन होटल से आज भी धुआं उठता दिखाई दिया। हिल्टन होटल काठमांडू के सबसे सिक्योर जोन में है। पुलिस मुख्यालय और नेपाल सरकार का सेक्रेटेरिएट यानी सिंह दरबार भी हिल्टन होटल के पास ही है। लेकिन बेकाबू भीड़ ने इतने सिक्योर जोन में घुसकर हिल्टन होटल को आग के हवाले कर दिया। असल में सारा गुस्सा नेताओं के खिलाफ था। इसलिए जिस प्रॉपर्टी के बारे में आंदोलनकारियों को लगा कि वो नेताओं की है, उसे चुन चुनकर निशाना बनाया गया। हालांकि हिल्टन होटल किसी लीडर का नहीं है, लेकिन अफवाह फैला दी गई कि हिल्टन होटल में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के बेटे जयवीर की हिस्सेदारी है। इसीलिए प्रदर्शनकारी इस होटल के आसपास इकट्ठा हुए और इसे आग के हवाले कर दिया। जैन जी आंदोलनकारियों ने हिल्टन होटल को तो जला दिया, लेकिन इन तस्वीरों से नेपाल की टूरिज्म इंडस्ट्री को जो झटका लगा, उससे उबरने में नेपाल को कई साल लगेंगे। नेपाल की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया टूरिज्म सेक्टर है। काठमांडू में नेपाल के सबसे बड़े और सबसे मशहूर सुपरमार्केट भाट भटेनी को भी जला दिया गया। दावा यह किया गया कि सुपरमार्केट में ज्यादातर प्रॉपर्टी पूर्व प्रधानमंत्री कमल दल प्रचंड की है। इसलिए इस मार्केट में पहले लूटपाट हुई, इसके बाद दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। मार्केट में जो गाड़ियां पार्क थी, उन्हें भी जला दिया गया। अब आग तो बुझ चुकी है, लेकिन जली हुई गाड़ियां और दुकानें कल की हिंसा की गवाही दे रही हैं। नोट करने वाली बात यह कि काठमांडू में जब भी कोई बड़ा प्रदर्शन या अराजकता का माहौल होता है, तो इस सुपरमार्केट को टारगेट किया जाता है। इसी साल मार्च में जब काठमांडू में राजशाही के सपोर्ट में आंदोलन हुआ था, तब भी भाट भटेनी सुपरमार्केट पर हमला किया गया था और करीब 1 करोड़ का सामान लूट लिया गया था। और जैन जी मूवमेंट के दौरान भी
इसे ही निशाना बनाया गया। हालांकि आज काठमांडू में पूरी तरह सन्नाटा है, सड़कें सूनी पड़ी हैं। सेना ने कल सुबह तक कर्फ्यू लगाया हुआ है, लोगों से घरों में रहने को कहा है, लेकिन हिंसा और आगजनी के निशान हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर काठमांडू में एक कार के शोरूम की है। शोरूम में खड़ी ब्रांड न्यू कारें अब राख में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा गया, एक लाइन से सबको जला दिया गया। सरकारी और प्राइवेट व्हीकल्स में कोई अंतर नहीं किया गया, सारी गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। आंदोलन की आड़ में दंगाइयों ने दुकानों को लूट लिया। सामान लूटने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सबसे दुख की बात है कि जिन व्यापारियों को नुकसान हुआ वो इतने डरे हुए हैं कि न तो आंदोलनकारियों के खिलाफ कुछ कह सकते हैं और न ही नेताओं के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। व्यापारियों का कहना है कि सत्ता में तो परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जिस तरह लूटपाट और आगजनी की गई वो सही संकेत नहीं है। जिन इमारतों को फूंका गया वो पब्लिक की प्रॉपर्टी थी, जो नुकसान हुआ वो नेपाल का हुआ। देशले एउटा गति त लेला अब छुट्टे। ये देश अब नई दिशा में जाएगा। अब तक लोगों पर सियासी दलों का प्रभाव था और उन्होंने इसका गलत फायदा उठाया। इस आंदोलन से इन राजनीतिक दलों को एक बड़ा सबक मिलेगा। उन्हें यह समझना होगा कि देश और नागरिक सबसे बड़े हैं, उन्हीं की भलाई के लिए काम करना होगा। आंदोलन को तो गलत नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से तोड़फोड़ और आगजनी हुई उसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। सार्वजनिक संपत्ति को जलाना और नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है, लेकिन हम सब इस बात से सहमत हैं कि बदलाव जरूरी था। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का यह हाल है तो सरकारी इमारतों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कल मैंने आपको राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट को जलाने की तस्वीरें दिखाई थी, और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो जलते हुए सिंह दरबार की है। सिंह दरबार नेपाल सरकार का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। नेपाल की सरकार यहीं से चलती है। ये देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक भवन है। इस भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई मंत्रालयों के दफ्तर हैं। 122 साल पुराने इस महल को 1903 में बनाया गया था। 50 हेक्टेयर में बने सिंह दरबार में करीब 1700 कमरे हैं। इस सिंह दरबार ने कई भूकंप देखे, कई प्राकृतिक आपदाएं झेली और ये शान से खड़ा रहा। ये काठमांडू का ऐतिहासिक सिंबल है, लेकिन इस बार जैन जी के आंदोलन ने राष्ट्रपति भवन और संसद भवन के साथ साथ सिंह दरबार को भी जलाकर खाक कर दिया। हैरानी की बात है कि आंदोलनकारियों ने जेल में बंद रवि लक्ष्मण जैसे कुछ नेताओं को रिहा करवा लिया, लेकिन मौके का फायदा उठाकर हजारों कैदी, हजारों अपराधी जेलों से भाग निकले। नेपाल के 18 जिलों में कल जेल ब्रेक हुआ। 13,000 से ज्यादा कैदी भाग निकले। जिन अपराधियों को पुलिस ने अरेस्ट किया था, उग्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस स्टेशन पर धावा बोला गया। 550 से ज्यादा अपराधी पुलिस के चंगुल से भाग गए। नेपाल पुलिस ने आज ऑफिशियली बताया कि पूरे देश से 13,752 अपराधी कल हुए आंदोलन के दौरान फरार हो गए। पूरे नेपाल में जेल तोड़कर भागे अपराधियों की तलाश की जा रही है। चितवन, कंचनपुर, कैलाली, जुमला, बैद्दी, ललितपुर, जलेश्वर और कास्की समेत 1.5 दर्जन जिलों की जेल से कैदियों के भागने के वीडियो आए हैं। ताजा खबर यह है कि नेपाल पुलिस ने जेल से फरार करीब 1000 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब पकड़े गए कैदी खुद को पॉलिटिकल प्रिजनर बता रहे हैं, लेकिन आर्मी वालों ने उनकी एक नहीं सुनी और सबको पुलिस की गाड़ी में बैठाकर दोबारा जेल में डाल दिया। हालांकि हजारों कैदी अभी भी फरार हैं और उनकी बड़ी मुस्तैदी से तलाश की जा रही है। इस बीच काठमांडू में आज सिचुएशन अंडर कंट्रोल दिखाई दी। सड़कों पर सेना गश्त करती हुई दिखी। काठमांडू में आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू है। आंदोलनकारी आज सड़कों पर नहीं निकले। जैन जी आंदोलन के कई युवा इस बात को लेकर अफसोस भी जता रहे हैं कि उनका आंदोलन बेकाबू हो गया। कुछ तो इस मूवमेंट को हाईजैक करने का आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वो सत्ता परिवर्तन चाहते थे। राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को जलाना, दुकानों में लूटपाट और होटल्स में आग लगाना उनके एजेंडे में
कहीं नहीं था। हालांकि इस वक्त सब कुछ सेना के हाथ में है। सेना का फोकस दो मुद्दों पर है। पहला, कानून व्यवस्था को बहाल करना, रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर लौटाना, और दूसरा ये तय करना कि देश अब कौन चलाएगा, नेपाल की कमान किसके हाथ में होगी। कानून व्यवस्था रिस्टोर करने में तो सेना के जवान लगे हैं, लेकिन सरकार के गठन के इशू पर आर्मी ने आंदोलन करने वालों के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा है। जेनजी मूवमेंट में शामिल लोगों ने सेना के साथ मीटिंग से पहले अपनी रणनीति तैयार की। आंदोलनकारियों की वर्चुअल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 5000 से ज्यादा वॉलंटियर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मीटिंग 4 घंटे तक चली। अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करे, इस पर खूब चर्चा हुई। कई नामों का जिक्र हुआ, क्योंकि कल आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंहदेल ने सुझाव दिया था कि प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी या दुर्गा प्रसाई से बात करनी चाहिए, लेकिन युवाओं ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया। मीटिंग में तय किया कि नेपाल में अंतरिम सरकार का जो भी मुखिया होगा वो किसी राजनीतिक पार्टी से न जुड़ा हो, क्योंकि आंदोलन का मकसद गैर राजनीतिक था। नेपाल को मौजूदा करप्ट नेताओं के चंगुल से मुक्त करना था। इस क्राइटेरिया में 4 नाम सामने आए। पहला, नेपाल की फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का। दूसरा, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का। तीसरा, हामी नेपाल एनजीओ चलाने वाले सुदन गुरंग का। और चौथा नाम था नौजवान नेता सागर थकाल का। मीटिंग में जस्टिस सुशीला कार्की के नाम को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला। 31% लोगों ने सुशीला कार्की के नाम को सपोर्ट किया, जबकि 27% लोगों ने बालेंद्र शाह के नाम को आगे बढ़ाने की बात कही। चूंकि जस्टिस सुशीला कार्की को ज्यादा वोट मिले, इसलिए यह लगभग तय हो गया कि सरकार के गठन को लेकर जब सेना से बात होगी तो सुशीला कार्की को देश की कमान सौंपने का प्रस्ताव रखा जाएगा। This is just the interim government. This is not the permanent government. This is the temporary government. So we need to cooperate on this. So we have a threat in our country. We have to accept that our sovereignty is in threat. Our independence is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independence, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason. To protect the democracy, we have given the name of her. Sushila Karki, she is retired from Supreme Court. Again, her age is 75 around. So the voice of youth is to lead the nation by the youth. सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस सुशीला कार्की के बारे में ये कहा जाता है कि उनका भारत से काफ़ी कनेक्शन है। 73 साल की सुशीला कार्की ने BHU से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की है। 2016 में वो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने करप्शन के कई केसेस पर सख्त फैसले दिए। नेपाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत की। जस्टिस सुशीला कार्की के रुख से नाराज होकर 2017 में नेपाल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाई, लेकिन जनता ने इसका कड़ा विरोध किया और जनता के प्रेशर में महाभियोग अभियान प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। क्योंकि जस्टिस सुशीला कार्की ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, करप्शन के खिलाफ लड़ाई की थी, इसलिए नौजवानों में उनकी छवि बहुत अच्छी है। यही वजह है कि आज जब अंतरिम सरकार को लीड करने वाले नेताओं की बात हुई तो सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद जस्टिस सुशीला कार्की बनी। सुशीला कार्की ने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता होगी उन नौजवानों के परिवारों को सपोर्ट करना जो इस आंदोलन में पुलिस की गोली से मारे गए। दूसरी बात उन्होंने कही कि उनकी दूसरी प्राथमिकता होगी जल्दी से जल्दी चुनाव कराना, और ये चुनाव कराने में कम से कम 6 महीने से 1 साल का वक्त लग सकता है। सुशीला कार्की के अलावा दूसरा नाम आया बालेंद्र शाह का। 35 साल के बालेंद्र शाह नेपाल में बालेंद्र शाह के नाम से मशहूर हैं, काठमांडू के मेयर हैं। नेपाल के नौजवान पीढ़ी में उनके प्रति जबरदस्त क्रेज है। बालेंद्र शाह ने 2022 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू के मेयर का चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया था। उनकी इमेज एक अच्छे प्रशासक की है, छवि बेदाग है। उन्होंने काठमांडू में करप्ट अफसरों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया, इसलिए वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। बालेंद्र शाह को टाइम मैगजीन ने पिछले साल दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था।
बालेन शाह अपने समर्थकों से जुड़ने के लिए पारंपरिक मीडिया के बजाय सोशल मीडिया पर खास एक्टिव रहते हैं, जिससे नौजवान पीढ़ी उनको फॉलो करती है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि नेपाल में जो आंदोलन हुआ उसके पीछे जो लोग थे उनमें बालेन शाह भी थे। नेपाल में लीडरशिप को लेकर एक और शख्स की चर्चा है और यह नाम है सुदन गुरुङ का। सुदन गुरुङ सोशल एक्टिविस्ट हैं और हामी नेपाल नाम का एनजीओ चलाते हैं। 2015 में जब काठमांडू में भूकंप आया उस वक्त गुरुङ ने सोशल मीडिया के जरिए भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए अभियान चलाया, हजारों नौजवानों को इस मुहिम से जोड़ा और इसके बाद 2020 में कोरोना के दौरान गुरुङ ने इसी तरह लोगों की मदद की। इसके बाद उनकी एनजीओ हामी नेपाल नौजवानों में लोकप्रिय हो गया। सुदन गुरुङ नौजवानों के नेता बन गए। उन्होंने करप्शन के खिलाफ नेपाल में इनफ इज इनफ मूवमेंट चलाया। इस बार भी जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें सुदन गुरुङ की सक्रिय भागीदारी थी। उन्होंने जेन जी मूवमेंट को दिशा तय की और उन्होंने नौजवानों को बताया कि आंदोलन के दौरान वो स्कूल की ड्रेस में आए और साथ में किताब और बस्ता भी लेकर आए, जिससे मैसेज आए कि आंदोलन शांतिपूर्ण है। इसके बाद 8 सितंबर को एक वीडियो के जरिए सुदन गुरुङ ने 3 मांगे रखी थी। इन मांगों को नॉन नेगोशिएबल बताया गया। गुरुङ की पहली मांग थी प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार का इस्तीफा हो, ये हो चुका। दूसरी मांग थी युवाओं पर गोली चलाने वाले पुलिस अधिकारियों पर एक्शन हो, उन्हें सजा दी जाए। और तीसरी मांग है कि अंतरिम सरकार हो। सुदन गुरुङ ने कहा ये युवाओं का आंदोलन है, इसलिए युवा ही तय करेंगे कि सरकार को कौन लीड करे और इसमें कौन कौन शामिल होगा। हमारी पहली मांग यह है कि पूरी सरकार इस्तीफा दे। इतने युवाओं को मारने के बाद सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। दूसरी मांग यह है कि जिन भी पुलिस कर्मियों ने हमारे युवा साथियों पर गोली चलाई उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। नीचे से लेकर ऊपर तक हर दोषी पर एक्शन होना चाहिए, उन्हें सजा होनी चाहिए। हम एक अंतरिम सरकार बनाएंगे, ये नौजवानों की सरकार आएगी। इस अंतरिम सरकार में कौन मंत्री होगी, कौन सरकार चलाएगा, कौन सरकार में रहेगा, ये सब हमारे युवा साथी तय करेंगे। नेपाल में कल की आगजनी, लूट और दंगों की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। जेन जी के लोग आज कह रहे हैं कि हमने कहीं आग नहीं लगाई। वो इसके लिए राजनीतिक दलों को ब्लेम कर रहे हैं। पर कल 120 साल पुराने ऐतिहासिक सिंह दरबार में आग लगाई गई। राष्ट्रपति भवन को जला दिया गया। सबसे प्रसिद्ध हिल्टन होटल से लपटें उठती हुई दिखाई दी। इन जगहों पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो आग लगा रहे थे, उनकी बातें सुनकर ये बिल्कुल नहीं लगा कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। ये तो बेकाबू भीड़ थी जिसे रोकने वाला कोई नहीं था। जेन जी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता आग लगाने वालों को रोकता दिखाई नहीं दिया। आग लगाने वालों को नेपाल की विरासत, नेपाल की संस्कृति और नेपाल की अर्थव्यवस्था का कोई ख्याल नहीं था। जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया उसे ठीक करने में बरसों लग जाएंगे। जिन केपी ओली की वजह से यह सारा आंदोलन खड़ा हुआ, उनके बारे में पता चला कि अब वो दुबई पहुंच गए हैं, प्रोटेस्ट करने वालों की पकड़ से बाहर हैं। अब सरकार कौन चलाएगा इसको लेकर भी असमंजस है। जेन जी की तरफ से रिटायर्ड जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सजेस्ट किया गया था, पर दूसरे ग्रुप ने इसे वीटो कर दिया। अब आर्मी के सामने किसी एक नाम पर सहमति बनवा पाने का चैलेंज है, जो टेढ़ी खीर लगता है। एक बड़ी चिंता है उन क्रिमिनल्स को लेकर जिन्हें जेल तोड़कर रिहा कर दिया गया। इनमें से ज्यादातर अपराधी हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स तो इक्का दुक्का हैं। ये अपराधी, ये क्रिमिनल्स भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि ये बॉर्डर पार करके इस तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं। नेपाल में जो हालात हैं उसका असर हमारी सरहद पर दिखाई दे रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है। नेपाल में हिंसा के बाद बहुत से लोग नेपाल से भागकर भारत की तरफ आ रहे हैं। नेपाल के लोग भारत में थे, वो वापस अपने परिवार के पास लौटना चाहते हैं, इसलिए बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। जो कैदी नेपाल की जेलों से भागे हैं वो भी पुलिस से बचने के लिए भारत में घुसने की कोशिश में है। इसीलिए बॉर्डर पर एसएसबी के जवान चौकन्ने हैं। आज एसएसबी ने 5 ऐसे अपराधियों को अरेस्ट किया जो नेपाल की जेल से फरार होकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। कि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि नेपाल में बहुत सी जगह पे जेल ब्रेक हो गई है और वो जो कैदी हैं वो सारे के वहां से निकल गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली वो नेपाल
के रास्ते हिंदुस्तान में भी घुस सकते हैं। तो हम सारे अलर्ट हैं और हमने सभी को अलर्ट कर रखा है कि भाई चेक करते रहिए। चेक करने के साथ साथ क्योंकि वो नेपाल से यदि आ रहे हैं तो हम उनकी चेकिंग जरूर करते हैं और हमने 5 लोगों को ऐसों को पकड़ा भी है जो कि नेपाल जेल से भागे हुए थे और उनको हमने डिटेन किया है। नेपाल की सीमा भारत के कई राज्यों से लगती है। यूपी, बिहार, बंगाल और उत्तराखंड के कई इलाकों के लोगों का नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध है। आम दिनों में एक दूसरे देशों में आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आंदोलन की वजह से आजकल बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। क्योंकि नेपाल के कई लोगों की रिश्तेदारी भारत में है, इसलिए अब इन लोगों को वापस जाने में मुश्किल हो रही है। इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र बिहार के नेपाल से लगते बॉर्डर पर गए। यहां उन्हें कई लोग मिले जो नेपाल नहीं लौट पा रहे। कई लोग ऐसे हैं जिनको नेपाल की तरफ जाना था, वो जा नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ नेपाल से जो इंडिया की तरफ आना चाह रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है और ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। यहाँ देखिए काफ़ी संख्या में लोग जो सामान लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको नेपाल की तरफ जाना था लेकिन अब वो जा नहीं पा रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग कहाँ से अभी आ रहे हैं? मैं अभी कलकत्ता से आया हूँ। अच्छा, और कहाँ जाना है अभी? सरलाई जाना है। नेपाल? हाँ, नेपाल सरलाई। अच्छा, तो कहाँ आप लोग वहाँ जॉब करते हैं? कोलकाता? हाँ, जॉब करते हैं। तो आपके साथ कितने लोग हैं? 2 आदमी। यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में लोग जो हैं सामान लेकर यहाँ रुके हुए हैं। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? हम लोग तो यहीं के नेपाल के हैं। हम लोग नहीं जाने, वो लोग जाने नहीं दे रहे हैं। लोग नेपाल बोल रहे हैं लोग कि वहाँ पर कर्फ्यू बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, गोली वोली चल रहा है, इसलिए हम लोग कल भी आए हैं तो रिटर्न चल गए। आज सोचे कि आज पास हो जाएंगे, मगर यहाँ का पुलिस जाने नहीं दे रहा है हम लोग को। बोल रहा है कि नहीं, वहाँ पर ईटा पत्थर भी चल सकता है, खतरा हो जाएगा जान की, इसीलिए आप लोग इंडिया में रहिए, अभी नेपाल में नहीं जाइए। यहाँ किस लिए आई थी इंडिया की तरफ? इंडिया यहाँ पर मेरा बहन का शादी हुआ है ना, हम लोग बराबर आते जाते रहते हैं, तो वहीं पर आए थे घूमने के लिए। तो सोचे कि आज थोड़ा मम्मी के घर जाएंगे, नेपाल जाएंगे, तो नहीं जा पाए हम। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे मम्मी और हम हैं बस। भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत अपनेपन का है, इसीलिए भारत और नेपाल का बॉर्डर ओपन बॉर्डर है। आने जाने पर कभी कोई रोक नहीं होती। नेपाल में करीब 25% लोग ऐसे हैं जिनके घरों में ताले लगे होते हैं, क्योंकि वो भारत में रहकर काम करते हैं, कारोबार करते हैं। मुझे पता चला कि दिन में बॉर्डर पूरी तरह बंद था, लेकिन अब नेपाल में शांति हो गई है, हालात सुधर रहे हैं। इसलिए जो लोग नेपाल से भारत आना चाहते हैं या नेपाल के जो लोग भारत जाना चाहते हैं, उनके दस्तावेज चेक करके उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन दी जा रही है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन हैरानी की बात आपको बताऊं, हमारे देश के कुछ नेता ये उम्मीद पाल कर बैठे हैं कि जो नेपाल में हुआ भारत में भी हो सकता है। संजय राउत, संजय सिंह, इन दोनों ने तो ये बात खुलकर कही और तेजस्वी यादव ने यही बात दबी जबान से कह दी। संजय राउत ने कहा कि नेपाल की तरह भारत में भी अंदर ही अंदर आग धधक रही है, पता नहीं कब नेपाल जैसे हालात बन जाए। संजय राउत ने कहा कि हालात तो बहुत खराब है, लेकिन हमारे देश में अभी भी लोग गांधी जी के सिद्धांत को मानते हैं, इसलिए शांति है, वरना हालात तो कभी भी बिगड़ सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है। ये आग जो है नेपाल में लगी है, ये तानाशाही के खिलाफ है। और ये आग सरकार, मंत्री और मंत्रियों के बेटे जो फॉरेन विदेश में जो है ना, उनके खिलाफ भी है। मंत्री उनको सड़क पर पकड़ कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। ये ऊपर ऊपर सब दिखा रहे हैं, लोग अंदर अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है। तो सबको सावधान रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, कभी क्या होगा, देखिए बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया, म्यांमार में हो गया, श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में तो होता ही रहता है। यहाँ का भी युवा जो है आज आपको शांत दिख रहा है, वो बेरोजगार है। नेपाल की हालत भी ऐसे ही है, ऐसी थी। और ये चिंगारी भारत में अगर आती है तो भारत बड़ा देश है, लोकतंत्र है, लेकिन भारत आज तक जो बचा है वो सिर्फ यहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और गांधी को आज भी देश मानता है, इसलिए ये लोग बचे हुए हैं। जो करप्शन के इल्ज़ाम में जेल में रहकर आए हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो बता रहे हैं कि नेपाल में आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ।
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी कह रहे थे कि जब भी जनता के अधिकारों को छीना जाता है तो वही होता है जो नेपाल में हुआ। उन्होंने कहा इससे भारत के नेताओं को भी सबक लेना चाहिए। ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। संजय सिंह ये भूल गए कि नेपाल में जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने विरोधी दलों के नेताओं को भी उनके घरों में घुसकर आग लगाकर मारा है। ये बिल्कुल अराजकता की स्थिति है। संजय राउत और संजय सिंह तो खुलकर अपनी बात कह रहे थे, लेकिन तेजस्वी ने इशारों में बड़ी बात कही। तेजस्वी ने नेपाल के हालात पर जब उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो इसे बिहार से जोड़ दिया और कहा कि नेपाल और बिहार ज्यादा दूर नहीं है। नेपाल के बारे में क्या कहेंगे? बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में। नेपाल के बारे में क्या कहेंगे? बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में। भारत में नेपाल जैसे हालात को ख्वाब देख रहे नेताओं को शिंदे की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने नसीहत दी। संजय निरुपम ने कहा इंडिया अलायंस के नेता हाथों में संविधान की लाल किताब लेकर घूमते हैं, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, लेकिन आज वो अराजकता के सहारे सत्ता बदलने का सपना देख रहे हैं। इससे साफ है इन लोगों का संविधान पर भरोसा नहीं है। इस पूरे हिंसक वातावरण को भारत में भी लाना चाहिए। इस प्रकार के टोन के साथ इंडिया गठबंधन के लोगों ने अपने अपने बयान देने शुरू किए। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि याद रखिएगा नेपाल के बगले में बिहार है, कुछ भी हो सकता है। मतलब नेपाल जैसा बिहार में आप हिंसा भड़काना चाहते हैं। उबाठा के प्रवक्ता और जो भांडुप के भूंगे हैं, जो अक्सर झूठ ही बोलते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं, उन्होंने कल 2-3 घंटे के अंदर 3 ट्वीट किए और तीनों ट्वीट के माध्यम से वो सरकार को डराने धमकाने और नेपाल जैसी परिस्थिति हिंदुस्तान में पैदा होनी चाहिए इस प्रकार का बयान जारी किया। यह अपने देश में बांग्लादेश और नेपाल या श्रीलंका की तरह हिंसा भड़काने का एक षड्यंत्र रचने का जो लोग 3 बार मिलकर भी मोदी को चुनाव में नहीं हरा पाए, उन नेपाल की आग में आशा की लपटें दिखाई देने लगी हैं। जब बांग्लादेश में इस तरह की हिंसा और मारकाट हुई थी तो भी संजय राउत जैसे लोगों की उम्मीद जागी थी। मैंने ऐसे लोगों को कहते सुना था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहां भी हो सकता है। जब श्रीलंका में अराजकता फैली थी तो भी मोदी का विरोध करने वाले कई लोगों की लार टपकती दिखाई दी थी। 5 साल पहले का राहुल गांधी का वो वाक्य भुलाया नहीं जा सकता। मैं एग्जैक्ट कोट आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने कहा था कि जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा, हिंदुस्तान के युवा उसको डंडों से मारेंगे। 5 साल पहले की बात है, लेकिन ये विचार, ये मानसिकता लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। हमारा देश एक सिस्टम से चलता है, व्यवस्था मजबूत है। पिछले 11 साल से जनता की चुनी हुई स्टेबल सरकार है। नेपाल में पिछले 17 साल में 14 बार सरकार बदली है। श्रीलंका में पिछले 5 साल में 4 प्रधानमंत्री बदले हैं। भारत में 3 बार देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत से चुना है। इसलिए यह तो कोई नहीं कह सकता कि जनता मोदी से नाराज है। आंतरिक विरोध का मतलब देश की व्यवस्था को कमजोर करना नहीं हो सकता। भारत का लोकतंत्र सशक्त है, संविधान सक्षम है, इसलिए भारत की तुलना दुनिया के किसी भी और देश से नहीं की जा सकती। फ्रांस में भी आम लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। आज पेरिस समेत फ्रांस के अलग अलग शहरों में 30 जगहों पर दिन भर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच भिड़ंत हुई। यह हालात फ्रांस में हो रही राजनीतिक उथल पुथल और इंस्टेबिलिटी के कारण बने। लोग प्रेसिडेंट मैक्रों की आर्थिक नीतियों से नाराज हैं। सरकार इंस्टेबल है, इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट पहले से तय था। आज प्रोटेस्टर्स ने फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग के नाम से कॉल दी थी।
इसी दौरान कल प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरो नेशनल असेंबली में विश्वास मत हार गए। इसके बाद प्रेसिडेंट मैक्रों ने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू को प्राइम मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर दिया। इससे लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। आज के प्रोटेस्ट को फ्रांस की लेफ्ट पार्टीज ने सपोर्ट किया था। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सड़क पर आने की अपील की गई। करीब 1 लाख लोग फ्रांस के अलग अलग शहरों में इकट्ठा हुए। ऑफिस टाइम के दौरान नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने कई बार पेरिस की बेल्ट रोड को जाम करने की कोशिश की। बड़े बड़े डस्टबिन और बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया गया। सड़क पर कचरा डालकर उसमें आग लगा दी गई। क्योंकि प्रोटेस्ट की कॉल एडवांस में दे दी गई थी, सरकार को हालात का अंदाजा था। 1 लाख प्रोटेस्टर थे, उन्हें काबू करने के लिए सरकार ने पुलिस के 80,000 जवानों को मैदान में उतार दिया। इसीलिए प्रदर्शनकारियों को ज्यादा उत्पात मचाने का मौका नहीं मिला। करीब 1000 प्रोटेस्टर्स ने पेरिस के रेलवे हब गारे टूनार स्टेशन में जबरदस्त घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पेरिस में प्रोटेस्ट के दौरान जमकर हिंसा हुई। बोर्डो और मार्सिले शहरों में भीड़ ने चौराहों को घेर लिया और पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस पर डस्टबिन फेंके। कुछ जगहों पर पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस फोर्स मुस्तैद थी, बड़ी तादाद में थी, इसलिए प्रदर्शनकारियों की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए कई जगह पुलिस ने टीयर गैस फायर की, लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने फ्रांस में 250 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया है, जिसमें से 159 लोग सिर्फ पेरिस से गिरफ्तार किए गए। पेरिस में 106 जगहों पर पुलिस ने सड़कों पर हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाया। इस दौरान आगजनी की 105 घटनाएं हुई। फ्रांस के होम मिनिस्टर ब्रूनो रेटेलो ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों और कस्बों में सड़कों को जाम कर दिया। रेनेस शहर में एक बस में आग लगा दी और साउथ वेस्ट इलाके में पावर सप्लाई की लाइन को नुकसान पहुंचाया। इसके कारण रेल सर्विस को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। असल में नेपाल की तरह फ्रांस में भी ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुआ। न इस आंदोलन का कोई लीडर है, न कोई चेहरा। लोग मूवमेंट से जुड़ जाते हैं और बेकाबू हो जाते हैं। यह आंदोलन इस्तीफा दे चुके पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरो की बजट नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ। प्रोटेस्टर्स ने कहा कि सरकार की आर्थिक नीतियां उद्योगपतियों के लिए हैं और आम लोगों की सुविधाओं में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि आम लोग लंबे समय से सरकार से परेशान हैं और यही गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ का सिस्टम थक गया है। लोग परेशान हैं, लोगों में बहुत निराशा है। ये फैक्ट है कि यहाँ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब पिछले काफ़ी वक्त से अटके हुए हैं। हर तरफ फैला असंतोष, अवरोध पैदा करना इसी निराशा का नतीजा है। यह आंदोलन ऐसे टाइम पर हो रहा है जब फ्रांस राजनीतिक इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है। ऐसे टाइम में जब अस्थिरता का दौर है, पिछले 2 साल में 4 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। जुलाई में प्रधानमंत्री बायरो ने जो बजट पेश किया था, इस बजट में करीब 4 लाख करोड़ बचाने की योजना शामिल थी। इसमें पेंशन, हेल्थ सर्विस समेत कई पब्लिक स्कीम्स में कटौती का प्रस्ताव था। इसके अलावा फ्रांस के लीव कैलेंडर से 2 छुट्टियां कम करने का प्रपोजल भी बायरो ने दिया था। इसे लेकर लोगों में नाराजगी निकली और इस प्रस्ताव को लेकर संसद में बायरो कॉन्फिडेंस मोशन में हार गए। अब मैक्रों ने अपने करीबी लेकॉर्नू को प्राइम मिनिस्टर बनाया है। उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि बजट पेश करने से पहले वो सारी पार्टियों की सहमति लें। आज एक अच्छी खबर भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर आई। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ भारत के साथ टैरिफ वॉर के सुलझने की उम्मीद जताई, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट भी किया। इसकी शुरुआत भी ट्रंप ने ही की। सबसे पहले ट्रंप ने लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बाधाओं को सुलझाने पर बातचीत चल रही है। अगले कुछ हफ्तों में अपने अच्छे दोस्त मोदी के साथ बात करने के लिए मैं उत्सुक हूं। ट्रंप ने लिखा कि वो इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि दोनों देशों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें जल्दी सुलझा लिया जाएगा। ट्रंप ने संकट से उलझने की उम्मीद जताई, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देने में देर नहीं की।
लेकिन मोदी का जवाब नपा तुला था। मोदी ने लिखा कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर हैं, दोनों देश मिलकर काम करें तो विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। मोदी ने लिखा कि दोनों देशों के अधिकारी ट्रेड पर बातचीत कर रहे हैं और वो भी ट्रंप के साथ जल्दी बात करने को लेकर उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट को ट्रंप ने तुरंत अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया। यह पहला मौका है जब ट्रंप ने मोदी के ट्वीट पर तुरंत रिएक्शन दिया। यह ट्रंप के रुख में बड़े बदलाव का संकेत है। शायद ट्रंप को लगता है कि भारत पर प्रेशर बनाने से कुछ नहीं होगा, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। आज कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर जो बातचीत चल रही है उसमें उन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्दी सहमति बन जाएगी। ट्रंप और मोदी के बीच सोशल मीडिया पर हुए इंटरेक्शन का असर शेयर मार्केट पर दिखाई दिया। सेंसेक्स में आज करीब 325 पॉइंट्स का जंप आया। सभी सेक्टोरल इंडेक्स ग्रीन पर क्लोज हुए। पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के रुख में बदलाव दोनों देशों के लिए पॉजिटिव मैसेज है और उम्मीद करनी चाहिए कि अब टैरिफ का मामला जल्दी सुलझ जाएगा। हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक बहुत ही अच्छा संबंध है और जो हम देख रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं, जो हाल में ही हुए हैं 2 ट्वीट्स, वो बड़ा सकारात्मक दिशा से हम देख रहे हैं और ये हमारे लिए एक मौका भी हो सकता है कि जो मतलब मुद्दे हैं हमारे बीच में, इसका समाधान हम इसमें ढूंढ सकते हैं और जल्दी से जल्दी जो हम कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ये ज़रूरी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संबंध अंतर्राष्ट्रीय तौर पे सभी के साथ बहुत ही अच्छा है और यूएस के साथ खास तौर से हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, उसे लेकर मैंने विदेश मंत्री जयशंकर और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल को कभी भी चिंता में नहीं देखा। उन्होंने हर बार यही कहा कि बात चल रही है, रास्ता निकलेगा। जब ट्रंप लगातार अटैकिंग मोड में थे, ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे, सब लोग कहते थे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो चुके हैं, तो भी जयशंकर और पीयूष गोयल ने अपना स्टैंड नहीं बदला। उन्होंने यही मेंटेन किया कि ट्रेड पर बातचीत जारी है, देखते जाइए, सब ठीक होगा, जल्दी ठीक होगा। और आज उनकी बात सही साबित होती दिखाई दी। ट्रंप ने भी पब्लिकली बिल्कुल वही बात कही कि ट्रेड पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और मामला जल्दी सुलझ जाएगा, एक अच्छा संकेत है। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। चुनाव हो गया, कंट्रोवर्सी जारी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन की बड़ी जीत के 24 घंटे बाद भी विरोधी दलों के नेता ये हिसाब किताब लगाने में जुटे हैं कि आखिर इंडिया अलायंस की कौन सी पार्टी के कितने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, एनडीए के कैंडिडेट को वोट डाल दिया। एनडीए के नेता बार बार दावा कर रहे हैं कि विपक्ष के कम से कम 29 एमपीज ने अंतरात्मा की आवाज पर एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। आज किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा कि इंडिया अलायंस के सांसदों को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को वोट दिया। असल में उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले हैं, जबकि एनडीए के पास 427 और वाईएसआरसीपी के 11 वोट मिलाकर कुल 438 वोट थे। इसका मतलब एनडीए कैंडिडेट को 14 वोट ज्यादा मिले। एनडीए के नेताओं का दावा है कि जो 15 वोट इनवैलिड हुए वो सब एनडीए के थे, इसलिए विपक्ष के कम से कम 29 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले और उनके पक्ष में पड़े वोटों का आंकड़ा 452 तक पहुंचा। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में सीक्रेट वोटिंग होती है, व्हिप जारी नहीं होता, इसलिए ये कोई नहीं बता सकता कि किसने किसको वोट दिया। लेकिन इस बात की बड़ी चर्चा है कि कांग्रेस के 5, आम आदमी पार्टी के 3, आरजेडी के 2, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 2 और झारखंड मुक्ति मोर्चे के 1 सांसद ने एनडीए कैंडिडेट के फेवर में वोट दिया। इस चर्चा को एनडीए के नेता और हवा दे रहे हैं। आज जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिलने का मतलब साफ है कि विपक्षी सांसदों ने भी मोदी के कामकाज को देखकर अंतरात्मा की आवाज पर एनडीए को सपोर्ट किया।
अब कांग्रेस ये भी नहीं कह सकती कि वोट चोरी हुई है। जो 427 वोट एनडीए का था वो तो परा ही, उसके अलावा 25 वोट लोग अपनी आत्मा की आवाज पे या सरकार के कामकाज पर, जो लगता था इंडिया गठबंधन को जो कहते हैं, तो उस साइड से भी 25 वोट मिल गया, 452 वोट मिला। 10-15 वोट रिजेक्ट हुआ जिसमें 10 हम ही लोगों का था, लेकिन 452 वोट मिला। तो ये क्लियर मैसेज देता है कि कितना बड़ा सरकार के कामकाज का प्रभाव सिर्फ जनता पे नहीं है, जो सांसद भी हैं वहाँ, जो शायद हमारे साथ इस ब्लॉक में नहीं भी हैं एनडीए में, उनका भी समर्थन मिला है। ये तो नहीं कह सकते हैं कि 25 वोट आ गया तो वोट चोरी हो गया, इसमें भी कहेंगे इस चीज को। तो इसका एक प्रभाव पूरा इसमें एनडीए के पक्ष में पूरे देश में। इसके बाद बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के कैंडिडेट बार बार कह रहे थे सभी सांसदों को अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट करना चाहिए, और हुआ भी वही। इंडिया अलायंस के सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर एनडीए के कैंडिडेट को वोट दे दिया। हमने पहले ही कहा था मोदी जी के उम्मीदवार को उम्मीदों से ज्यादा वोट मिलेंगे, और रिकॉर्ड जीत उन्होंने हासिल की है। जहां तक विपक्ष की बात है, रोना धोना उनका पहले भी था, आज भी है और आगे भी जारी रहेगा। अगर उन्होंने सीपी राधाकृष्णन जी को वोट किया है, तो जो ये कहते थे कि मन की सुनकर वोट करो, तो मन की सुनकर उन्होंने सीपी राधाकृष्णन जी को, एनडीए के उम्मीदवार को वोट किया है, ताकि भारत जो नई ऊंचाइयों पे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वहां पर लोकतंत्र की एक और जीत हुई। हालांकि कांग्रेस के नेता तो इसी बात से खुश हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार विपक्ष उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि व्हिप जारी नहीं होता। जहां तक सांसदों के पाला बदलने का सवाल है, तो बीजेपी झूठ फैला रही है। सुखदेव भगत ने कहा विपक्ष के पास 315 वोट थे, 15 वोट जो इनवैलिड हुए वो सारे के सारे विपक्ष के थे, इसलिए विपक्ष उम्मीदवार को 300 वोट मिले। क्रॉस वोटिंग की बातें हो तो टेक्निकली राइट भी नहीं है, क्योंकि जब आप व्हिप जारी नहीं करते हो तो क्रॉस वोटिंग की बातें टेक्निकली रॉन्ग है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूं, अगर मैं मान लेता हूं कि हमारे 15 वोट रिजेक्ट हुए क्योंकि हमने 315 के आंकड़े किए थे, तो हम ये मान लिए कि 15 के 15 मेरे इनवैलिड हो गए। आपने तकनीकी तौर पर कहा कि क्योंकि व्हिप नहीं होता है इसलिए क्रॉस वोटिंग का सवाल नहीं होता है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की बात भले ना हो तकनीकी आधार पर, लेकिन इंडिया ब्लॉक का फ्लॉक टुगेदर था या नहीं था, एकजुटता थी या नहीं थी, क्या उसमें फूट पड़ी, ये सवाल तो मैं समझता हूँ कि एकजुटता थी, और 315 के 315 100% टर्नआउट हुआ भरे हुए हैं। तो यानी कोई क्रॉस वोटिंग ऑपोजिशन के खेमे से नहीं कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी में समझता हूं वो इतने अहंकारी हैं कि वो हमेशा एक झूठ के बुनियाद पे चीजें वो खड़े करने का प्रयास करते हैं। वो पहली बार मैं देख रहा हूं कि दोनों अलायंस के लोग कह रहे हैं कि जो वोट इनवैलिड हुए वो उनके सांसदों के थे। हालांकि सांसदों के पाला बदलने के सवाल पर इंडिया अलायंस में शामिल दूसरी पार्टियों के नेता सफाई देते घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनकी पार्टी पूरी एकजुटता के साथ विपक्ष के उम्मीदवार के साथ खड़ी थी, और आरजेडी के सभी 9 सांसदों ने उन्हीं के फेवर में वोट भी किया। बाकी दूसरी पार्टियों के सांसदों ने किसको वोट दिया, ये तो वही पार्टियां जाने। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था और जो जीते हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष होकर के जो है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको साथ लेकर के चले। कह रहे हैं कि विपक्ष के एमपीओ ने भी वोट दिया है, सरकार की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। देखिए, हमारे तरफ से तो कोई नहीं हुई, एकदम मजबूती के साथ हमारे 9 सांसदों ने एक पक्ष में जो है वोट दिया है, और पूरी तरीके से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड रहे। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है ये विषय तो पार्लियामेंट में जो लीडर है ये विषय उन लोगों का है। मजे की बात है कि राहुल गांधी इस मामले को भी वोट चोरी से जोड़ रहे हैं। आज रायबरेली में राहुल गांधी से वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विपक्ष उम्मीदवार के हार पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा इस वक्त एक ही मुद्दा है, वोट चोरी का।
Yeah. See, the main nara these days is vote chor, gadi chor. And that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. Thank you. राहुल गांधी को जवाब दिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने कहा, जब ईवीएम से चुनाव होता था तब भी वोट चोरी का इल्जाम लगाते थे, इस बार बैलेट से चुनाव हुआ तो भी कांग्रेस वोट चोरी की बात कह रही है। ये सिर्फ हार पर बहाना बनाना जानते हैं और कुछ नहीं। राहुल गांधी जी ने तो अनाउंस किया कि हमारा 318 वोट सुनिश्चित है, और कहां गया वोट? उनका वोट गया कहां? अपने वोट को भी नहीं संभाल पाए। ईवीएम में हार जाए तो चोरी। अब तो 2 चुनाव हुआ। कपिल सिब्बल कह रहे थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी हमारा बैलेट से जीत हुआ। हम लोग दोनों एक ही पार्टी के थे, वो कहां से आ गए? अब अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वो भी बैलेट से हुआ, इसमें भी हार गए। अब कुछ दिन के बाद ये कहेंगे राहुल गांधी हारने वाला सरकार में बैठेगा, यही उनके लिए फिस्टेस्ट स्लोगन होगा, यही सबसे अच्छा स्लोगन। इसमें कोई शक नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में एनडीए की क्लियर कट जीत हुई है। इंडिया ब्लॉक के लिए सेटबैक है, इस पर बहस की कोई गुंजाइश भी नहीं है। अगर कुछ लोग इस हार में भी जीत देखते हैं तो ये उनकी संभावना है। ये लोग लोकसभा चुनाव में 99 सीटों को अपनी जीत बता रहे थे, अब कह रहे हैं कि वोट चोरी हुए इसलिए हम हार गए। जो ये तय नहीं कर पाए कि वो जीते या हारे, जो ईवीएम में भी हारते हैं, बैलेट में भी हारते हैं, उनके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है। वो सिर्फ उस सिस्टम में बिलीव करते हैं जो उन्हें जितवाए। आज रायबरेली से इंटरेस्टिंग खबर आई। राहुल गांधी आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली पहुंचे थे। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के विरोध का पूरा इंतजाम किया था, लेकिन पुलिस ने राहुल गांधी का रूट बदल दिया। मंत्री महोदय कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते रहे और राहुल गांधी को पुलिस ने दूसरे रास्ते से निकाल दिया। इससे बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हो गए। दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी को चिट्ठी लिखकर पुलिस अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। असल में हुआ ये कि जिस तरह कांग्रेस आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी गई थी, इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता रायबरेली में राहुल गांधी का विरोध करना चाहते थे। जिस रूट से राहुल को गुजरना था, उस रूट पर जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर राहुल गांधी के विरोध के लिए तैयार बैठे थे। दिनेश प्रताप सिंह पूरी तैयारी के साथ सड़क पर जमे थे। पुलिस ने बीजेपी सपोर्टर्स को सड़क से हटाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों के नोकझोंक भी हुई, नारेबाजी होती रही। बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी का इंतजार करते रहे, लेकिन पुलिस ने राहुल का रूट बदल दिया, राहुल को दूसरे रास्ते से निकाल दिया। जब दिनेश प्रताप सिंह को यह बात पता चली तो वो नाराज हो गए। उन्होंने जेपी नड्डा और भूपेन्द्र चौधरी को चिट्ठी लिखकर रायबरेली पुलिस की शिकायत की। आरोप लगाया कि पुलिस ने राहुल गांधी के दौरे के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा और इंसल्ट किया, इसलिए पुलिस पर एक्शन होना चाहिए। इसके बाद दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस के मंच से जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई, वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी बीजेपी कार्यकर्ताओं के डर से दूसरे रास्ते से निकल गए। अगर राहुल गांधी जी के मंच से मोदी जी की गोलोकवासी मां को मां की गाली दी जाए तो ये भारत के हर बेटे का अपमान है, जिसके मां है राहुल गांधी का भी है। राहुल गांधी को चाहिए था कि जिन लोगों ने मां की गाली दी है उसको कंडम करें, उसको कहें कि मैं उनका साथ नहीं दूंगा, मैं उनको दंडित करूंगा, मैं उन्हें पार्टी से निकालूंगा, और जिन लोगों ने गलती की उसके लिए मैं दुखी हूं। अगर राहुल गांधी देश के लिए ऐसा कहते तो देशवासियों को संभवतः
उचित लगता, लेकिन राहुल गांधी जी उनको और बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अभी और उनकी मां की गाली दिलाना चाहते हैं। तो यह विरोध रायबरेली में था और मुझे ये बताया गया कि राहुल गांधी ने रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के डर से गोलूपुर रोड से निकल गए हैं। आपने रोका उनको रास्ते में फ्यूज आई थी, आपके लोगों ने घेरा, क्या कार्यकर्ताओं की मांग है? कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी देश की मां से माफी मांगे। दिनेश प्रताप सिंह सारी तैयारी के बाद भी राहुल गांधी का विरोध नहीं कर पाए, इसलिए उनका गुस्सा जायज है। लेकिन ये बात भी सही कि पुलिस अफसरों ने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई। अगर राहुल गांधी का रूट न बदला जाता, टकराव होता, टेंशन होती, इसलिए पुलिस ने रूट बदलकर अच्छा किया। बीजेपी के लोगों ने प्रोटेस्ट भी कर लिया और राहुल गांधी को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पहुंचने का मौका भी मिल गया। आज इलेक्शन कमीशन से बड़ी खबर आई है। चुनाव आयोग बिहार के बाद अब पूरे देश में वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन करेगा। आज इलेक्शन कमीशन ने सभी राज्यों के चुनाव आयुक्तों और सीईओज की मीटिंग की। इसमें देश भर में वोटर लिस्ट को इंटेंसिवली रिवाइज करने की तैयारियों पर डिटेल प्रेजेंटेशन दिया गया। इस मीटिंग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद आयोग ने कहा कि चूंकि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए बिहार में सबसे पहले वोटर लिस्ट रिवाइज की गई। अब यह प्रोसेस पूरे देश में होगा, एक साथ होगा। इस साल के अंत तक वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि नवंबर में पूरे शेड्यूल का ऐलान हो जाए।